डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेपर मैंने आपसे शेयर किया है मेरी स्क्रीन पर विजिबल है। अ, ये है विंटर। विंटर मतलब है अक्टूबर नवंबर स्लॉट है और उसका 1-2 है, ये पेपर 1 है। अच्छा, हम ऑर्गेनिक पार्ट को पहले टेकअप करेंगे, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे और इसमें ये स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 20 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए, एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, आपको पता है बड़ा सा स्ट्रक्चर है और दैट इज हॉरिफाइंग। लगता है ऐसे बड़ा ही मुश्किल है, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना। हमने देखना है ये क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है हमने उस पर स्टिक करना है, उसकी तरफ आना है। देखिए क्वेश्चन जो है विच रो इज करेक्ट, वो पूछता है ये जो ऑप्शंस इनमें से कौन सी सही हैं, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ कायरल एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो इसकी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। लेट्स हैव अ लुक। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो आसान है कि आपने ये निकाल लिया कि जी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे कार्बन है, ये तो आप निकाल लेंगे, इसमें मसला नहीं है। कायरल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कायरल बेसिकली क्या है, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 1 में जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स है, इसके इसमें जो टॉपिक है, इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसके जो दो टाइप्स हैं, उसकी जो एक टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये उसमें पढ़ा है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरल कार्बन का होना जरूरी है, लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक से ज्यादा है। लेट्स हैव अ लुक। अब आप देखिए कि ये आपके पास ये मैं इसको हाईलाइट करता हूं, अगर इसको के इस पॉइंट को अब ये देखिए कि ये कार्बन, अ, ये कार्बन है और ये मैंने सर्कल बनाया। ये कार्बन कायरल है। व्हाई इट इज कार्बन, देख कायरल, क्योंकि देखिए CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये राइट साइड पर ये सी और इसके साथ यहाँ पर एच और जितना एक्सटेंशन है आगे, ये एज ए ग्रुप काम करता है। मतलब ये ग्रुप है के तौर पे काम करेगा, CH और फर्दर जो स्ट्रक्चर है राइट साइड पर। इसी तरह आपके लेफ्ट साइड पे CH2 और सारा ये पीछे जो एक्सटेंशन है लेफ्ट साइड पर, ये एज ए ग्रुप काम करेगा। तो और ये दो साइड हो गई हमारी, लेफ्ट और राइट। ऊपर CH3 है, नीचे आपका C है और ये नीचे जो आगे एक्सटेंशन है ये एज ए ग्रुप काम करेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें ये जो है कार्बन, ये भी कायरल है। वाई इज इज कायरल? क्योंकि ये H एक एटम है, एक ग्रुप है। राइट साइड पे CH और CH, क्योंकि यहाँ H तो लिखा नहीं है, स्केलेटल है, यहाँ H भी है। तो CH और सारा ये एक्सटेंशन जो है ग्रुप के तौर पे काम करता है। और लेफ्ट साइड पर ये जो C और CH3 लगा हुआ है और सारा ये भी एज ए ग्रुप काम करता है। ऊपर वाला जो एक्सटेंशन है ऊपर में, वो भी एज ए ग्रुप काम करती है। तो ये भी कायरल है। अच्छा, अब आप इसको अगर आप आगे प्रोसीड करें, ये जो आपका पास पॉइंट है ये वाला, ये भी कायरल है। क्यों? क्योंकि ये OH है, यहाँ पर H नहीं लिखा हुआ, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ऊपर CH2 और नीचे सारा ये जो एक्सटेंशन है ग्रुप के तौर पे काम करेगा। तो ये 3 हो गया। फोर्थ में इफ लुक दिस, ये ये आपके पास पॉइंट ये वाला, ये ये भी कायरल है, क्योंकि नीचे भी ये CH और फिर आगे एक्सटेंशन, और ये लेफ्ट साइड पे देखिए CH2 है, ऊपर CH3 है और राइट साइड पे ये ग्रुप है। आगे सी और इसके साथ ये OH, और ये सारा एज ए ग्रुप काम करता है। तो ये भी हमारा कायरल है। अच्छा, फिर ये जो आपके पास नीचे की तरफ आप आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला ये भी कायरल है, क्योंकि यहाँ CH2
यहाँ पर H लगा होगा जो कि नहीं दिखाया गया, स्केलेटल है। और ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये CH2 एक सेकंड ग्रुप है। फिर ऊपर की तरफ है ये भी ग्रुप है, और लेफ्ट साइड पर ये भी ग्रुप है। तो इस तरह से वो आपके पास ये भी कायरल हो गया। तो आपके पास ये जो कायरल अब हम देख रहे हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और ये वाला पॉइंट, ये ये वाला पॉइंट, ये भी कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि ये आपको पता है CH है, एक ग्रुप है, इधर भी ये एज ए ग्रुप काम करेगा। इस राइट साइड पर आप देखिए कि ये भी C और उसके साथ H लगा हुआ, ये भी ग्रुप काम करेगा। नीचे की तरफ भी जो कि डिफरेंट ग्रुप के तौर पर काम करेगा। तो ये भी हो गया। और फिर ये जो C है, ये वाला, ये C और ये OH, और नीचे जाते हैं CH2 है और सारी एक्सटेंशन है, ये भी एज ए ग्रुप है। और इसी तरह लेफ्ट साइड पर इफ यू लुक दिस, तो C और CH3 ये भी ग्रुप है। ऊपर देखते हैं ऊपर की तरफ, तो C, COO, और ये सारा ग्रुप के तौर पर काम करो। तो नाउ यू काउंट इट, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 और 7 जो है बनेंगे जैसे कारल। बाकी कोई कारल नहीं है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ कारल नहीं होता। क्यों? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे 4 ग्रुप्स नहीं लग सकते। वहाँ पे 3 ग्रुप्स लग सकते हैं, 4 नहीं लग सकते। 4 साइड पे नहीं हो सकते उस पे। तो दिस इज द पॉइंट। तो ये 4 है। नेक्स्ट इज 21। इफ यू लुक 21 लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, दे से, और 21 का जो आंसर है, 21 का आंसर ए है। वाई इट इज ए क्यों है? देखिए आपके पास कहते हैं ब्रोमो इथेन है। ब्रोमो इथेन एक हैलो अल्केन है, डिकम्पोजेस इन द स्ट्रेटोस्फेयर फॉर्मिंग मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना रहे। तो मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास ये सी और ये आपका एच, एच और एच और PR, ये और फ्री रेडिकल का मतलब क्या है कि आपके पास ये C, एच, एच और ये एच और ये आपका डॉट। और इसी तरह आपके पास ये जो BR है, इस पे भी डॉट। ये मतलब क्या? ये CH3 और BR ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल हमने कहाँ पढ़ा? इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी पहले चैप्टर में। और एक ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एंड दैट इज हाईली रिएक्टिव। और इसका जो यूज है, हमने इसका जो एप्लीकेशन है वो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी, हाइड्रोकार्बन में, अल्केन के सेक्शन में, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली इन जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है उसमें जो पहली स्टेज है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन, तो यहाँ पर इनिशिएशन अप्लाई हुआ है। और ये बॉन्ड जो टूटता है ये होमोलिटिकली टूटता है। मतलब क्या? ये जो बॉन्ड है, ये और ये आपका, मतलब ये टूट गया आपका। और ये मैंने हाफ एरो, ये जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे शो किया है कि मतलब ये है कि जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो इस तरह टूट रहा है कि BR अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, C अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। और फ्री रेडिकल जब बनेगा तो ये जो बॉन्ड टूटेगा ये होमोलिटिकली टूटेगा। मतलब है इवनली टूटेगा, अनइवनली नहीं टूटेगा। तो ये हमने होमोलिटिक फिशन पहले चैप्टर में पढ़ा, इंट्रोडक्टरी टॉपिक में, और इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी एल्केन्स में। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का जो पहला स्टेप है, इनिशिएशन, उसमें ये है कि ये होमोलिटिकली टूटते हैं। वहां पे हमने अप्लाई किया Cl2 के कॉन्टेक्स्ट में। तो मॉलिक्यूल तो कोई भी हो सकता है।
तो यहाँ पर चूंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो इनिशिएशन में जो प्रोडक्ट साइड पे बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेंगे दोनों बॉन्ड टूटने के बाद। तो ये दिस इज द स्पेसिफिकेशन। तो जब इसको अप्लाई करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन, तो ये होमोलिटिक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन फ्री रेडिकल 35 है। क्यों? क्योंकि बी आर इस वक्त बी आर के जब में बी आर ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलहदा हो गया। तो इफ यू लुक प्रोटॉन नंबर ऑफ बी आर इट इज 35। तो इसके बाद अब 35 है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये एटम है, न्यूट्रल एटम है। दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 22। 22 जरा लेंथी क्वेश्चन है, और इस किस्म के क्वेश्चंस को जरा थोड़ा सा टैकल जब आपने करना है तो थोड़ा सा इसको बाद के लिए रखें, क्योंकि ये ना हो कि टाइम आपका ज़्यादा लग जाए और बाकी क्वेश्चंस पर इफेक्ट पड़े और जल्दबाजी में वो वो ख़राब हो आपके। तो ये हमने बड़ा ध्यान करना है। तो 22 जो है इसको टेकअप करते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, आपको पता है आइसोमेरिज्म कि स्ट्रक्चर की 3 टाइप हैं। चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। और जो सेकंड टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 टाइप है हमें बड़ी, सिस ट्रांस कहते हैं, जिसे ज्योमेट्रिकल भी कहते हैं आइसोमेरिज्म। और सेकंड जो इसकी टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो कहता है दोनों को आपने कंसीडर करना है। दिस इज द पॉइंट। अच्छा, वो कहते हैं कि वाई इज ए गैसियस हाइड्रोकार्बन विच डिकलराइजेज एपोस्ट्रोमीन। अब ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने चैप्टर नंबर 2 में एल्कीन में, और ये है एडिशन और बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इफ यू लुक योर दिस चैप्टर, और ये है एडिशन ऑफ Br2, तो आपको ये सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी कि कैसे ये होता है, एडिशन रिएक्शन कैसे होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड कैसे Br2 को पोलराइज करता है, वो सारा दिखाया गया है। तो मतलब कहने का ये है कि ब्रोमीन जब से अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वाई जो है, जो आपका वाई है, इसके अंदर वाई के में डबल बॉन्ड है। यानी ये आपने कंक्लूड कर लिया कि इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब है एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड है और एल्कीन है कहते हैं आप। शुड भी अब इसमें आगे चलते हैं हम। इट कंटेन्स नो रिंग, वो कहते हैं रिंग वगैरह कोई नहीं है, मतलब है कि ओपन चेन है, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग है। अच्छा, वो कहते हैं 10 ग्राम ऑफ वाई ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 3.43 डीएम क्यूब अंडर रूम कंडीशन। देखें, इट इज वेरी सिंपल। पहले अब इसको उन्होंने जो कनेक्शन जोड़ा है वो जोड़ा है वो मोल के चैप्टर से। अब मोल आप वो लेवल से पढ़ते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि आपके पास वो रूम कंडीशंस में कह रहे हैं 3.43 डीएम क्यूब है, तो वॉल्यूम, और ये गैस है, तो गैस का वॉल्यूम जब है तो आप इसके मोल्स निकाल लीजिए। तो मोल्स आपके पास आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। आपने 3.43 डिवाइड बाय 24 डीएम क्यूब, ये वो लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर 24 डीएम क्यूब या 24,000 सीएम क्यूब। अगर डीएम क्यूब में है तो 24, अगर सीएम क्यूब में है तो 24,000 और डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर जो मैंने वर्कआउट किया मेरे पास आया, इसका 0.1425 मोल मैंने जो वर्कआउट किया था। तो ये मेरे पास आया 0.1425 मेरे पास, ये मोल मेरे पास आ गया। अब जब मोल आ गए तो मसला हमारा काफी हद तक हल हो गया। ये जी मोल हमारे पास है। इफ यू लुक मैस ऑफ वाई द 10 ग्राम्स, तो मोल हमारे पास है और मैस गिवन है, तो एम आर निकाल लें। तो इसका एम आर जब आप निकालेंगे तो फार्मूला वही है, एन इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर एम आर या ए आर। तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो एम आर होगा।
जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो मोल्स की जगह ये आ जाएगा, मैथ दिया हुआ है, एमआर को सब्जेक्ट बनाए, तो यू गेट द आंसर, एंड दिस आई हैव कैलकुलेटेड, दिस इज 70। अच्छा, अब इसका मतलब है इसमें एमआर 70 है। अब आप वो कह रहे हैं हाउ मेनी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर वाई। अब एक हमें पता लग गया है कि जो मॉलिक्यूल है उसका एम एम आर 70 है, और ये है एल्कीन है, और ये ओपन चेन है। और आपको पता है कि अगर आप एल्कीन स्टार्ट हो जाए, कार्बन वन तो होता ही नहीं, आपको पता है एल्कीन में, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए दो कार्बन का होना जरूरी है। तो 2 कार्बन से स्टार्ट हो जाए तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है आपके पास। तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो CnH2n, तो ये आपके पास C5 पर फिट होगा, यानी C5 और 2n C, इसको मैं जरा करेक्ट कर दूंगा, C5H5 और CnH2n, तो 2 आपके पास ये 10 आ जाएगा। तो C5 आपको पता है कार्बन का मास 12 होता है, मल्टीप्लाई 5 हो गया और प्लस 10 हो गया, तो इसका मतलब है ये 60 प्लस 10 70 हो गया। ये हमें यहाँ से हमने वर्कआउट कर लिया कि इसका जो MR है वो 70 था, उस बेस पर हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बना लिया। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। देखिए 22 का, इफ यू लुक द ऑप्शन दे से सी। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और मतलब है लेबोरियस है थोड़ा सा, लेकिन आपने इससे खौफ ज्यादा नहीं होना, आराम से इसे वर्कआउट करना है। 5 कार्बन से स्टार्ट हो जाए बनाना। अब देखिए मैं इसको बनाता हूँ, हैव अ लुक। सी, ये आपके पास सी और सी, ये डबल बॉन्ड। अच्छा, टू सेव टाइम मैं यहाँ पर एच नहीं लगा रहा ताकि टाइम हमारा ना लगे। आपने एच, अगर थ्योरी का पेपर है तो एच लगाएंगे आप, इस तरह नहीं करना, खाली नहीं छोड़ना। तो ये हो जाएगा पेंट, इसका नाम भी मैं लिख रहा हूँ ताकि हमें पेंट 1 क्योंकि डबल बॉन्ड इस एंड के करीब है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। तो 1 2 3 4 और ये 5 तो ये आ गया। अब अगला अगर आप देखिए तो अगर हम यही 5 कार्बन रखे थे, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते, ये बाकी एच पूरे कर दें, यहाँ पर एच पूरे कर दें, यहाँ पर एच फुलफिल कर दें, ये सारा। अब देखने में तो ये पेंटोइन है, आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज बड़ा ध्यान करना है, ये सिस ट्रांस भी है। वाई? सेम ग्रुप, दैट इज एच आर लोकेटेड टू द सेम साइड अटैच टू ईच कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये सिस भी है और ये ट्रांस भी है। तो इफ यू वांट टू शो इट, यू शो लाइक दिस, मतलब शो करना तो नहीं है, लेकिन ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। सी डबल बॉन्ड सी, और ये एच आपके एक साइड पर, ये एच आपके एक साइड पर कहीं भी लगा दें, ऊपर नीचे जहां भी लगाना है। और ये आपका C2H5, C2H5, C2H5 और CH3, ये आ जाएगा। तो इसी को, ये सेस है। अब इसी तरह एच को ऊपर ले जाएं, CH3 को नीचे ले जाएं, तो ये डायगोनल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब है इसका सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। ट्रांस में बना नहीं रहा, लेकिन मतलब है एच ऊपर चले जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब इसके दो बन गए, इसका एक आइसोमर होगा, इसके आगे दो बनेंगे, सिस और ट्रांस, ये दो मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक तो 3 बन गए, अब टोटल हो गए। अब आप उसके बाद आप चार, अगर आप लेट से
4 से पहले अगर डबल बॉन्ड इधर लाते हैं तो ये भी सेकंड ही होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इस साइड से स्टार्ट होगी, तो मतलब चीज वही बन जाएगी जो कि ये हमने की है। अब इसके बाद अगर हम देखिए इसको, आ, ये अगर हम 4 कार्बन बनाए, 3 बना चुके हैं, 4 कार्बन वाला बनाए जो कि एल्कीन हो और आइसोमर्स भी हो, तो 4 कार्बन वाला, इफ यू लुक दिस, ये आपका 1 2 3 4, और ये आपका डबल बॉन्ड। अब सीधा नहीं लगाना, क्योंकि अगर इधर लगाए तो वो पुराना ही, वो जो ऊपर वाला है वो वाला बन जाएगा। तो सी आप यहाँ पे लगा लेते हैं एज ए ब्रांच, ये लगा दो। बाकी एच आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये बन गया। नंबरिंग यहाँ से करेंगे राइट साइड से, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1, ये आपका ब्यूट 1 इन बन जाएगा। और ये आप देखिए कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाएगा, मतलब चेन में फर्क पड़ा है ऊपर के लिहाज से, चेन की लेंथ में फर्क पड़ा है, वो स्ट्रेट चेन थी, इसमें ब्रांच भी आ गई। अच्छा, इसी तरह अब अगला थोड़ा सा अगर सोचें तो ये मिथाइल को उठा के थर्ड पे लें, फोर्थ में लगाना, वरना वो पुराना हो जाएगा, वो पहले वाला हो जाएगा। तो ये आप अगर इसको यहां पर आप 4 कार्बन, यही डबल बॉन्ड यहीं पे रखें, सीक्वेंस से चलना है, यानी कंफ्यूज नहीं होना आपने, और थर्ड पर यहाँ पे लगा दें मिथाइल, बाकी आप एच पूरे कर दें। और ये सिस नहीं होगा, ध्यान करना है, सिस के लिए क्या होता है, सेम ग्रुप लोकेटेड द सेम साइड, लेकिन वो जो सेम ग्रुप हैं वो एक कार्बन पे नहीं होने चाहिए। जैसे ये आप देखिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज भी क्लियर हो जाएगी, ये मैंने शेड किया, ये सेम ग्रुप सेम कार्बन पे नहीं होने चाहिए। ये सेम ग्रुप कहाँ होने चाहिए, ये मैं थोड़ा सा आपको, ये मैं पिंक से शेड करता हूँ, यहां पर होना चाहिए, ये जो पिंक वाला है, ये साइड यहां पे नहीं होने चाहिए। दिस इज द पॉइंट, तो ये सिस ट्रांस नहीं होगा। और इसका नाम जो होगा, इसका नाम हमारे पास ये होगा कि 2 मिथाइल, ये मिथाइल है आपका, 1 2 3, सॉरी 3 मिथाइल है, ये पहले था 2 पर, अब 3 मिथाइल, और ब्यूट 1 इन, ये बन गए हमारे पहले। अब काउंट करते हैं जरा कितने हो गए, एक ये, दो ये थे, दो और एक 3, चौथा हो गया ये, फिफ्थ हो गया ये, अब रह गया एक, जो छठा, 6 जो है, वो हम देखते हैं कि कौन सा बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इफ यू थिंक ऑन इट, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दें। यहां पे डबल बॉन्ड है फर्स्ट और सेकंड में, अगर आप सेकंड और थर्ड में कर दें, ये देखिए मैं करता हूं इसको, 4 कार्बन है, पहले फर्स्ट और सेकंड का आपने किया, अब ये सेकंड और थर्ड पे कर दें। और मिथाइल आपकी मर्जी इधर लगा दें, आपकी मर्जी है इधर लगा दें, कहीं भी लगा दें, मिथाइल ग्रुप शुरू में ही लगाना, वरना वो पहले वाला बन जाएगा, जो 1, वो जो पहले शुरू में जो आ रहे हैं, ये और ये आपके पास है। अब ये नाम इसका हम प्रेफरेंस वहां से देंगे जहां डबल बॉन्ड करीब है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से करीब है, इफ यू लुक दिस, लेकिन जिस साइड पे ब्रांच है हम उसको प्रेफरेंस दे देते हैं। जिस तरह यहाँ पर 1 2 3 नाम लिखने को कहा तो नहीं, लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो इस तरह से ये हमारे 6 स्ट्रक्चर्स यू विल वर्कआउट, बाकी इसका कोई नहीं होता, अगर आप बनाएंगे तो नहीं बनेगा, वही 6 में से ही कोई ना कोई निकलता रहेगा। तो दिस इज द पॉइंट, स्ट्रक्चर भी है इसमें, और स्टीरियो भी है। स्टीरियो हमारे 2 हैं, बाकी स्ट्रक्चर है, आइसोमर्स हैं। तो दिस इज दैट्स व्हाई
द ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6 वाली। अब आगे चलिए। वो कहते हैं कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वैलिड प्रोपिगेशन स्टेप इन द क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। देखिए, जो मैं आपको बार बार ये स्ट्रेस करता हूँ कि आपने कंसल्ट करने हैं, आपने नोट्स कंसल्ट करने हैं, आपने चैप्टर को कंसल्ट करना है और आंसर को सर्च आउट करके करना है। मतलब ऐसे नहीं बगैर देखे आप कर दें। अब प्रोपिगेशन में बेसिकली क्या है, देखिए पहला स्टेप था इनिशिएशन, वो हमने पहले भी एक और ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी जगह डिस्कस किया। अब उसका सेकंड स्टेप होता है प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें यह है कि फर्स्ट स्टेप में उसके क्लोरीन फ्री रेडिकल ब्रेक करता है सी एच बॉन्ड को और अल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है। ये पहला प्रोपिगेशन का पहला रिएक्शन ये होगा। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, वो जो अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा वो फिर दोबारा Cl2 को तोड़ेगा और Cl फ्री रेडिकल बनाएगा और Cl एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब हमने जो एग्जांपल की थी वो की थी पॉसिबली मीथेन या इथेन के लिहाज से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही हो, कोई और मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसमें सी एच जरूर होंगे, उसके साथ कोई दूसरा आइटम हो जाए तो हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो इसमें 23 में इफ यू लुक दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं कि क्यों इसको, इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं इस पर। देखें, ये वो कहते हैं विच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वैलिड प्रोपिगेशन स्टेप इन द क्लोरिनेशन ऑफ इथेन। मतलब प्रोपिगेशन स्टेप में जो दो स्टेप्स हैं उसमें कौन सा फॉल करता है। आप देखिए कि Cl, ये मैं शेड करता हूं इसको, ये आपके पास ये Cl रेडिकल इन्वॉल्व हो रहा है और प्रोडक्ट साइड पर C2H4, लेफ्ट साइड पे C2H5 है। इसका मतलब CH बॉन्ड टूट गया है और जो H निकला है वो HCl बना लिया उसने, और इसमें एक कार्बन के साथ डॉट है। डॉट मतलब है फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। तो दिस इज फ्री रेडिकल ऑन द प्रोडक्ट साइड। लेकिन कार्बन पर वहां पे बनता था अल्काइल फ्री रेडिकल क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन था। तो यहाँ पे चूंकि स्टार्ट ही Cl से लिया है तो चेंज CH में आ रही है। Cl तो वैसे ही कॉपी हुआ है, तो मतलब Cl पहले भी लगा हुआ था मॉलिक्यूल के साथ, अब भी लगा हुआ है। तो चेंज आ रही है CH में। तो CH बॉन्ड टूटा, H निकल गया और HCl बना लिया, और फ्री रेडिकल जो कि Cl की फॉर्म में था वो रिएक्ट कर रहा है, और फ्री रेडिकल जो कि अल आ, आप कह सकते हैं कि हेलो अल्केन, यहाँ पर फ्री रेडिकल आप उसे कह सकते हैं, लेकिन चेंज आ रही है वही CH में। दिस इज द पॉइंट। Cl वैसे ही कॉपी हुआ है। तो कई दफा होता है कंफ्यूज, एग्जाम में पेपर सेटर बनाता है इस तरह है कि बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बेसिक्स वही रहेगी, तो आपने अपने मतलब की चीज को उठाना है। दिस इज द पॉइंट। फोर्थ, 24th जो है, आगे चलते हैं। 24th का, इफ यू लुक 24th, 24th का आंसर जो है वो सी कहते हैं। वो सी क्यों कहते हैं, इफ यू लुक, ये आपके पास, अच्छा अब ये, इफ यू लुक दिस क्वेश्चन, तो आई रीड दिस फर्स्ट। कहते हैं ब्यूटानोइक एसिड आपने बनाना है, लेकिन बनाना है फ्रॉम वन ब्रोमोप्रोपेन से, और उसके स्टेजेस हैं दो स्टेजेस। पहले स्टेज में क्या हो रहा है कि इफ यू लुक दिस, इफ यू लुक दिस, इसमें Br, ये जो हेलो अल्केन है, इसको हटाकर CN ग्रुप लग रहा है। तो चैप्टर नंबर 3, हेलोजिनो अल्केन और हेलो अल्केन, उसमें एक रिएक्शन वो है जो हमने पढ़ा है, NaCN और KCN इन इथेनॉल। मतलब है Br को हटाकर, हेलोजन को हटाकर CN लगाना है। और ये ऐसे रिएक्शन में के लिए रिक्वायर्ड होता है जिसमें कार्बन की लेंथ को बड़ा करना हो। देखें स्टार्टिंग अगर आप देखिए
कार्बन 3 है, और जब सी एन ऐड हो गया तो सी यानी एक कार्बन का इजाफा हो गया। कार्बन की लेंथ बढ़ाने के लिए भी ये इसका पर्पस है। अब सेकंड स्टेप में, और ये जो पहला स्टेप है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जनरली स्टेटिंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, और सेकंड स्टेप में देखिए सी एन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ये जो सी एन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इफ यू लुक दिस, और ये आपको थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि चैप्टर नंबर 5 है कार्बोक्सिलिक एसिड की ये कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है, चैप्टर 5। और ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में पढ़ा है। और इसमें जो सी एन है, जब इसको हाइड्रोलाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, अगर हम इसे करते हैं तो ये सी एन बॉन्ड टूट जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इफ यू लुक दिस, ये जी हमने ये पढ़ा था, ये आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर दूं, मतलब पीछे से जो भी है, तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये वाटर H प्लस एसिड और प्लस OH, और OH और H भी ब्रेक हो जाता है, तो ये OH बॉन्ड भी टूट गया। और ये जो C है, ये जब अलग होगा तो C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। और ये N है, ये अमोनियम आयन बनाता है, मतलब वो तो पूछा नहीं, लेकिन ये बताने कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहला ही टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन। इफ यू कंसल्ट योर नोट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको ये पहले ही शुरू में मिल जाएगा, मेथड टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। और टाइप ऑफ रिएक्शन इज hydrolysis. That's why 24 option C is correct. ये आपके पास है। 25th को देखिए, वो कहते हैं कि हेलोजिनो अल्कीन हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br. The halogeno alkane does not form an alkene when treated with ethanolic sodium hydroxide. जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो अल्कीन नहीं बनाता। और हमने पढ़ा है ये ये टॉपिक जो इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला टॉपिक है, ये हमने पढ़ा कहाँ है? ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। और जब आप हैलो अल्केन से अल्कीन बनाते हैं, लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें हैलोजिनो अल्केन से हैलोजिनो अल्केन भी है लेकिन एल्कीन नहीं बन रहा, एल्कीन नहीं बन रहा? तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें टिप बता दूं। इसमें बेसिकली हैलोजन हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, और उसके साथ वाले कार्बन के साथ H लगना चाहिए। क्यों H लगना चाहिए? इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर OH माइनस एक्ट्स एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। वो क्या करता है? वो H पर अटैक करता है, उसको H प्लस की फॉर्म में निकाल लेता है। और जब वो निकाल लेता है, किस कार्बन क्या H होगा? वो कार्बन जो जिसके साथ कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ था, और जिससे जब H निकल जाएगा तो वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और इस तरह से हैलोजन भी निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डज नॉट फॉर्म एन एल्कीन, एल्कीन नहीं बना रहा विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है हमें फौरन क्लिक करना चाहिए जहन में कि ये हैलोजन तो है, लेकिन कंसेक्टिव कार्बन पर Br और H नहीं लगे हुए। कंसेक्टिव कार्बन पर Br और H नहीं लगा हुआ, और जब H नहीं लगा हुआ तो जाहिर है अल्कीन नहीं बनेगा। H निकलता है जो कंसेक्टिव कार्बन होता है। इफ यू लुक दिस ऑप्शन, ये ध्यान में रख रहे हैं, तो 25 का आपको डी ऑप्शन ये मैच हो रहा है। इफ यू लुक दिस, वन ब्रोमो, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिएगा। वन ब्रोमो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, तो आप देखिए कि लार्जर चेन जो है प्रोपेन है, मिथाइल टू, मिथाइल टू, टू पर मिथाइल है, और ये H लगे हुए हैं यहाँ पर, और वन पर Br भी है, वन पर Br भी है, ये Br आ गया, बाकी H लगे हुए हैं। अब आप देखिए कि कंसेक्टिव कार्बन है ये ये मैं शेड करता हूं, ये कंसेक्टिव कार्बन है, इस पे तो Br है, लेकिन इस कार्बन पर
H नहीं लगा हुआ, CH3 लगा हुआ है, C लगा हुआ है, C लगा हुआ है, तो मतलब है इट वुड नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये हमने ये ऐड कर लिया पॉइंट। तो कुछ चीजें इसको अपने हैंड आउट्स में ऐड करते जाएं, क्योंकि जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपने पहले से लिखी होती हैं वो पॉलिश होती चली जाती हैं, उसमें बेहतरी आती चली जाती है। ये पॉइंट आप उसमें नोट कर लें अपनी नोट्स में, ताकि ये आपको हेल्प करे। 26 में कहते हैं कंपाउंड P is heated under reflux with an excess of acidified potassium dichromate 6 to form compound Q. Compound Q has a lower boiling point than compound P. अच्छा, अब आपको पता है ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 हो गया, या आपके पास है KMnO4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपकी ऑप्शन में देखें ओल 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 मतलब है अल्कोहल, इस तरह है। तो अल्कोहल, अब हमने ये टॉपिक कहाँ पे पढ़ा? ये चैप्टर नंबर 4, हाइड्रोक्सी कंपाउंड। और इसमें प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, और फिर टर्शरी अल्कोहल, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो 26 का जब ऑप्शन देते हैं तो ये आपके पास ये डी आता है। ये डी क्यों आता है? अब देखिए, आप ये है तो अल्कोहल, और अल्कोहल में आप जो फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, आपको पता है OH होता है। अगर तो ये OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, तो आपको अगर हीट अंडर रिफ्लक्स करें तो आपको पता लगेगा कि ये OH चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कब? जब प्राइमरी अल्कोहल हो। तो जाहिर है जब C डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाएगा तो 2 O आ जाएंगे, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा प्रोडक्ट का। अब इसमें इसका मतलब है प्राइमरी वाला नहीं है, और यह है जो सेकेंडरी है। तो पेंटेन टू ओल अगर आप चेक कीजिए, तो पेंटेन टू ओल में आपके पास सेकंड कार्बन पर आपका ये OH है, सेकंड कार्बन पर। और आपको पता है जब ये ऑक्सीडेशन होती है तो OH यहाँ से टूटता है, यहाँ से, और CH बॉन्ड यहाँ से भी टूट जाता है। ये CH बॉन्ड भी टूट जाता है, OH बॉन्ड टूट जाता है। तो C और O के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी ये CH3 वैसे रहेगा, और ये पीछे C3H7 ये वैसे रहेंगे, मतलब है कीटोन बन जाएगा। और ये है, ये टॉपिक कौन सा है? ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड का जो शुरू का टॉपिक है, माइल्ड ऑक्सीडेशन, और इसमें प्राइमरी अल्कोहल और फिर सेकेंडरी अल्कोहल। तो मतलब है ये सेकेंडरी अल्कोहल से डील कर रहा है। तो जाहिर है जब H निकल जाएंगे रिएक्टेंट में से, तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें 2H कम है। जब 2H कम है तो इसका मतलब है MR डेफिनेटली कम होगा। तो दिस इज Q। और बाकी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 वोल्ट, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 वोल्ट, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ये बी ऑप्शन का मैं बात कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं आंसर हो सकता? तो ये ब्यूटेन है, और 2 पर मिथाइल है, और यहाँ पे OH भी है। आप देखिए कि ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन। तो टर्शरी अल्कोहल नेवर ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकती। ये हमें चाहिए कौन सा? जिसका MR कम होगा प्रोडक्ट में, वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल बेसिकली होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। 27 27 में वो कहते हैं structural and stereo should be taken into account when answering this question. An organic compound X is dehydrated by heating with concentrated phosphoric acid. Only 2 organic products are formed. अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है? ये है अगेन वही हाइड्रोक्सी कंपाउंड का टॉपिक है, और इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ ए अल्कोहल। डिहाइड्रेशन में एक तो हमें वेरी पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड।
और दूसरा हम उसको कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये भी आप रिमेंबर कर लें कि ये भी इस्तेमाल हो सकता है। वही सेम टाइप का इसका होगा तरीक़ेकार, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो इसको भी आपने जहन में रखना है। तो वो कहते हैं ओनली 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म। अच्छा, तो 27 का अगर आप देखिए तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? वो कहते हैं ओनली 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आप इसको डिहाइड्रेट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3, दोनों साइड पे 3 कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो कंजेक्टिव कार्बन जो OH निकलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले 26 वाले क्वेश्चन में बताया, OH और OH कंजेक्टिव कार्बन से निकलते हैं। तो इसमें देखिए कंजेक्टिव कार्बन ये है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, और यहाँ भी H है। तो OH और H यहाँ से भी निकल सकता है, O और H यहाँ से भी निकल सकता है। मतलब ये 2 ऑप्शन हो सकती हैं, या तो यहाँ से निकलेगा, ये जो मैंने ग्रीन हाइलाइटर से पॉइंट किया, या फिर आपके पास यहां से निकल सकता है, ये पिंक से मैंने, दोनों में से कोई। लेकिन दोनों साइड में चेक करें तो डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड में, अगर राइट साइड पे डबल बॉन्ड आता है सेकंड और थर्ड में, तो नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है। अगर डबल बॉन्ड आता है लेफ्ट साइड पर, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड पर स्टार्ट होगी। तो पोजीशन डबल बॉन्ड की सेकंड कार्बन पर ही होगी। तो मतलब इसमें हमारे पास जो होगा ये सी 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 होंगे, और डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आएगा। और आपको पता है ये होगा सिस ट्रांस, सेम ग्रुप वन साइड पे और सेम ग्रुप डायगनली, यानी एच सेम साइड पे भी हो सकते हैं, एच अपोजिट साइड पे भी हो सकते हैं। तो ये 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनेंगी। अब बी क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा बी को हम वर्कआउट कर लें ताकि थोड़ा कंफ्यूजन आपकी क्लियरिटी हो जाए। अब इसमें ये यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है। अगर ओ एच यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड में आएगा, और ये होगा पेंट 1 इन। ये सिस ट्रांस नहीं होगा, ये स्ट्रक्चरल होगा बेसिकली, सिंस पेंट अपना पेंट 1 इन होगा। अब अगर यहाँ से निकलता है, यहाँ से यहाँ से ओ एच और एच यहाँ से निकलता है, तो ये आपके पास ये तो डबल बॉन्ड होगा सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड की पोजीशन ये वही है जो हमने पहले ए में रखी। तो इसका मतलब है एक बनेगा पेंटुइन, दूसरा बनेगा पेंट 1 इन, और जो पेंट 2 इन होगा उसके सिस ट्रांस भी बनेंगे, तो इस तरह 3 बन जाएंगे उसके। और यही सिचुएशन बाकियों को भी अप्लाई होगी। तो दिस इज द पॉइंट। बाकी ये आपको पता है इसी वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हैं, यानी OH जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ 3 कार्बन अटैच हैं, 1 2 3। दिस इज द पॉइंट। तो ये ऑप्शन ए होगी। होपफुली इट इज क्लियर। उसके बाद 28, वो कहते हैं विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस precipitate with 2,4-dinitrophenol hydrazine reagent and also with alkaline aquasorbine। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपका आखिरी टॉपिक है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से है जो हमने टेस्ट पढ़े हैं एंडिंग पर। ये 2,4 इसको DNPH भी कहते हैं। वो कहता है कि प्रिसिपिटेट बनते हैं इससे भी, इसका मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और ये शो करता है कि या ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, अ, और कीटोन, दोनों में से कोई एक जरूर है। लेकिन वो कहते हैं आगे जो कहते हैं कि आल्सो विद अल्कलाइन एक्वासायोडीन। अल्कलाइन एक्वासायोडीन
किससे रिएक्ट करती है? अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के लिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। इसके लिए पहली जो चीज है, आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और इसके एक साइड पर मिथाइल ग्रुप का लगना जरूरी है, बाकी ये ओपन एंड है। आर भी हो सकता है, अल्काइल भी, या एच भी हो सकता है, लेकिन CH3 का होना जरूरी है, यानी कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ CH3 का होना जरूरी है। या आपके पास C और OH, और ये OH इस कार्बन से अटैच है, इसके साथ CH3 का होना जरूरी है। तो मतलब है OH कंटेनिंग कार्बन एंड नियर बाय देयर मिथाइल, मिथाइल है, दोनों में मिथाइल का होना जरूरी है। तो ये अल्कोहल पे अप्लाई होगा, अल्कोहल पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन कंडीशन है मिथाइल का होना जरूरी है दोनों में। ये मैं थोड़ा सा इसको शेड, ये वाला, ये पार्ट और ये कंपल्सरी पार्ट है, बाकी ये फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है OH ग्रुप है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो 28 का वो कहते हैं सी है। तो सी को अगर हम वर्कआउट करें कि सी इज करेक्ट, तो सी में आप देखिए ब्यूटानॉन है, आप हम इसे चेक करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ सी, ब्यूटानॉन का मतलब है C और इसके दोनों साइड पे कार्बन होते हैं। तो एक दो और ये तीन और ये चार, बाकी एच पूरे कर लें आप, इसमें एच आप पूरे कर लीजिए। तो ये 1 2 3, तो ये ब्यूटानॉन होगा। इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब C यहाँ पर आएगा तो वो भी सेकंड पोजीशन पे ये भी आएगा, थर्ड पोजीशन पॉसिबल नहीं है इसमें, तो ब्यूटानॉन। तो C+O, ये जो पहली मैंने आपको बताया था कि ये इस पर अप्लाई हो सकता है। तो ये जो आपका था, पहला C डबल बॉन्ड O CH3, देखिए C+O और इसके साथ ये CH3 लगा हुआ, ये, और ये C+O भी है, दोनों। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये वर्क करेगा और बाकी वर्क नहीं करेंगे। दिस इज द पॉइंट। 28 ये कवर्ड हो गया। और 29, अच्छा, 29 वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड Z हैज एन अल्कोहल ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। जाहिर है जब एसिड है तो कंपाउंड Z रिएक्ट विद मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको पता है मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड से, सॉल्ट वाटर बनाते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है। ये तो OH है और C+OH है। Z जब में कंपाउंड Z है, जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है सॉल्ट और बनाता है, और इसका रिलेटिव फार्मूला मास जो सॉल्ट होता है उसका रिलेटिव फार्मूला मास जो है 230.3 है। कंपाउंड Z डज नॉट रिएक्ट विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मैग्नेट 7, जो फंक्शन डाइक्रोमेट का है वही पोटेशियम मैग्नेट 7 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें OH है और ये रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। पहली चीज तो ये आ गई। और बाकी वो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं 29 को। 29 का जब आप ऑप्शन चेक करते हैं तो इट सेज बी, बी है। अब देखते हैं बी क्यों है। देखिए 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिएगा। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो मिथाइल, ये सी, प्रोपेनोइक एसिड मतलब है 3 कार्बन है, C+O OH, ये आ गया। 2 मिथाइल है, दिस इज मिथाइल, 2 मिथाइल, और 2 हाइड्रोक्सी भी है OH। आप देखिए कि ये कार्बन ऐसा कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप तो लगा हुआ है, लेकिन ये OH group is attached to a carbon and that carbon is directly attached with 3 कार्बन, 1 2 3। तो ये टर्शरी अल्कोहल में कैटेगराइज होगा।
इसका मतलब है ये पोटेशियम मैंगनेट 7, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 वाले से रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी ये COOH है, जब ये रिएक्ट करेगा MgCO3 से तो सॉल्ट जो बनेगा आपका, और आपको पता है जो सॉल्ट होता है उसमें यहाँ से ब्रेक होता है, ये OH का कुछ नहीं, OH वैसे ही रहेगा। तो बस चेंज जो आएगी वो आएगी, ये पार्ट आपका C डबल बॉन्ड O बनता है, और बाकी ये आपका ये OH वैसे रहेगा, और ये CH3 वैसे रहेगा, और ये CH3 वैसे रहेगा, और ये O- होता है, Mg पे होता है 2+ चार्ज। तो जो सॉल्ट बनेगा तो इस पे ब्रैकेट आएगी, ये होल ट्वाइस, और ये Mg आ जाएगा, क्योंकि Mg पे 2+ होता है तो इधर आ जाएगा, इसका -1 तो 1 है तो इधर आ जाएगा। तो अगर हम इसका MR कैलकुलेट करें तो 230.3 इसका आएगा। दैट्स वाई दिस इज द ऑप्शन 30। अच्छा, 30 इंफ्रारेड, और ये सबसे आसान होता है, जिसको हम कहना चाहिए कि जस्ट लुकिंग दैट डेटा। अब देखिएगा, इसमें इसमें कोई भी लर्निंग नहीं है, सिंपल, बस आपने चंद पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, बस दैट्स इट। कोई कोई लेबोरियस, कोई मुश्किल जॉब नहीं है इसमें। 30 30 का जैसे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, ये इंफ्रारेड मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने फंक्शनल ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं उनकी तरफ आना है, खास तौर पर, खास तौर पर। मतलब 99.9% हम फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड्स पर ही रहेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब डेटा बुकलेट जो है आपको डेटा इसका प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये जो डेटा प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन में आपको देंगे, एक डेटा इसका देंगे, और उस पर लिखा होगा कि जी दिस इज इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज फॉर सम सिलेक्टेड बॉन्ड्स। तो ये कुछ बॉन्ड्स बने हुए हैं, और डेटा बुकलेट अगर आप डाउनलोड कर लें उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो इफ यू लुक दिस डायग्राम, आपके आपके इस ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये स्पेक्ट्रम है बेसिकली। इसके एक्स एक्सिस पे वेव नंबर है, जो कि समझ लें आप फ्रीक्वेंसी को शो करता है, जो कितनी एब्जॉर्ब की है। यानी बेसिकली क्या है, जब बॉन्ड्स पर इंफ्रारेड रेडिएशंस फॉल कराते हैं तो वो बॉन्ड एब्जॉर्ब करते हैं रेडियो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को, और उससे उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो उसका रिजल्ट है, हम उसको इस स्पेक्ट्रम से रीड कर सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो बेसिकली जो एब्जॉर्ब करेंगे ये इंफ्रारेड, जब वो वाइब्रेट करेगा, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड जो है, बॉन्ड नॉर्मली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल कराएंगे तो वो ज्यादा एनर्जाइज होंगे, कोई खास एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं वेव नंबर में। अब ये एक्स एक्सिस की तरफ में वेव नंबर है, और वाई एक्सिस की तरफ ट्रांसमिटेंस है। ये बेसिकली समझ लें कि एब्जॉर्प्शन भी है, दूसरे लफ्जों में इसी से एब्जॉर्प्शन भी निकल सकती है। ऊपर से ये आपके नीचे से ऊपर ट्रांसमिटेंस है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास, ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको ये इसकी जो ये जो है, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ। मैं इसके स्केल रखकर, इसके बिल्कुल सीधी लाइन, ये मुझसे टेढ़ी तरह लगी है, लेकिन मतलब स्केल रख के बिल्कुल मैं सीधी लाइन पे नीचे की तरफ लाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू किस रेंज में आ रही है। अब अगर आप डेटा देखें तो ये मैं पहले इसको रीड कर लेता हूँ, ये कहाँ पे आ रही है। आप स्केल रख के सीधे लगाएं, 31, 32, 33, और 31, 32, 33, और 32, 33, 34 और 33 के दरमियान, ये 34 आप कह लें, तो 33, 50 कह लें आप इसको, आप एग्जैक्टली तो देख लीजिएगा उससे। तो
ये जो एज है, या अगर आप देखिए तो मैंने खोला हुआ है ये ओ एच, सबसे नीचे रो है। ओ एच ग्रुप वो कहते हैं अगर किसी में है तो वो हाइड्रोक्सी मतलब ओ एच ग्रुप है, और उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो होगी 3200 से 3600। और ये जो हमारी वैल्यू मिल रही है हमें, ये वाली जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाली यहाँ पर, ये उस रेंज में लाई कर रही है। तो इसका मतलब है जो एब्जॉर्प्शन है एट एट अबाउट 3350 lies within the range 3200 to 360 3600, it means it shows OH group presence, इसमें OH ग्रुप है। तो और कितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इफ यू लुक दिस, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से अगर करूँ तो ये देखिए, मैं वाई एक्सिस की तरफ आता हूँ इधर, तो नीचे से ऊपर ट्रांसमिटेंस है, ऊपर से नीचे आप एब्जॉर्प्शन कह लें इसको। मतलब कहने का ये है, जब ऊपर से नीचे हम रीड करेंगे तो जीरो ऊपर होगा एब्जॉर्प्शन का, जीरो ऊपर होगा और 100 नीचे की तरफ होगा। और ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है कितनी पास हुआ है, कितने इंफ्रारेड रेडिएशन पास हुई है। तो मतलब ये यहाँ पर ये सीधी लाइन मैंने कोशिश की ड्रॉ करने की, थोड़ा सा टेढ़ी है, हो गई है। तो आप देखिए, मैं कहता हूँ चलें, ये सपोज करें कि ये हमारे पास ये है 10 है, सपोज ये 10 के करीब है, तो मतलब है ये ट्रांसमिटेंस है। मतलब है इतनी इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रांसमिटेंस हुई है, निकली हैं, निकल गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो एब्जॉर्ब हुई है वो 90% एब्जॉर्ब हुई है। ये वेव नंबर वाली, ये वेव नंबर जिनका होगा वो 90% एब्जॉर्ब हुई है, तो ये ओ एच है। तो ये ओ एच आपको पता है बी में है, ये ओ एच होगा। जबकि आप देखिए कि ए में कोई ओ एच ग्रुप नहीं है, इसलिए ये जो हमें एब्जॉर्प्शन की वैल्यू मिल रही है, ए में होगी ही नहीं, ए में होगी ही नहीं। आ, क्योंकि वहां तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ है, एस्टर वाला है। अच्छा, अब सी के साथ कंफ्यूजन हो सकती है कि सी में सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, लेकिन ओ एच का अगर आप डेटा वो चेक करेंगे तो ये है 2500 से 3000। तो मतलब है इसकी एब्जॉर्प्शन, ये जो पीक होगी, इसकी जो पीक होगी, जो एब्जॉर्प्शन होगा, ये जो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ्स बेसिकली, तो इसको एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। तो ये 3000 तक आके खत्म हो जाएगी, और ये तो 3000 से बाद आ रही है, 3350 पे आ रही है। इसका मतलब है ये सी डबल ओ एच भी नहीं है, सी डबल ओ ओ एच वाला एच ओ एच नहीं है। बाकी ये ओ एच है, लेकिन इसमें आप देखिए कि बी, यानी आपका डी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन बी को चेक कीजिए तो बी में डबल बॉन्ड भी है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो अब आप अगर आप इसको देखेंगे तो डबल बॉन्ड की जो रेंज मेरे पास वो बता रहे हैं वो है 1500 से 680। तो मैं जब इसको करता हूँ 1500 से स्टार्ट होकर सिक्स, तो ये तकरीबन आप देखिए कि 1500 में ये छोटी सी जो आपको, ये थोड़ा सा, ये तकरीबन ये वाली जो है, ये लाइज विद द रेंज कि ये सी डबल बॉन्ड सी है। जबकि इसमें आपके पास है, इसमें आपके पास है सी डबल बॉन्ड सी का, ये नहीं होगी। और दूसरा ये सी एच ओ है, और सी एच ओ का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच होता है। तो इसमें सी डबल बॉन्ड ओ जो है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, अगर मैं डेटा चेक करता हूँ, ये आपने कंसल्ट करना है सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल, ये थर्ड रो है, थर्ड रो है कि सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल कार्बोक्सिल, और ये है 1670 से 1740, यानी ये एब्जॉर्प्शन की रफ की फॉर्म में आएगी। 670 का मतलब है ये हमें कहीं यहाँ मिलनी चाहिए थी, 670 का मतलब है ये 670 मतलब यहाँ से कहीं स्टार्ट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच नहीं है। तो दिस इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट। और
अब हम ये 30, अब इसमें जो अगले पार्ट हैं वो थोड़े से ये मल्टीपल ऑप्शंस में करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन अब ये नहीं आएंगे। लेकिन अच्छा है, प्रैक्टिस कर लें आप, ये अच्छे होते हैं, ज़रा थोड़ा से ट्रिकी होते हैं, तो बेहतर है इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। वो कहते हैं विच ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूलाए रिप्रेजेंट एट लीस्ट वन कंपाउंड दैट अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए अब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कहाँ पढ़ा हमने, वही हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है, अल्कीन में पढ़ा। तो एडिशन किसमें होती है, जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो अब C4H8 में डबल बॉन्ड है, C2H3Cl में डबल बॉन्ड है, C3H8 C3H6O में भी डबल बॉन्ड है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये ऑप्शन आपकी ए 38 का ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। बस थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो सकती है थर्ड में हो सकती है। वो कैसे, ये ओ है, तो अ स्टूडेंट माइट थिंक ड्यू टू ओ इट डज नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड। लेकिन आप जब इसको बनाएंगे तो आप देखिएगा ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में डबल बॉन्ड इधर आ गया, अब ये बाकी एच आ गए, और ओ का मतलब है इसमें ओ एच भी है। तो ओ एच कहीं भी लगा दें, जैसे ओ एच लगा दिया हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब आप देखेंगे तो इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें 2, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, और तो मतलब डबल बॉन्ड है, तो जाहिर है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। अच्छा 37 भी है। तो 37 का इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट है। व्हाट इज द सेम फॉर ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब आपने पढ़ा है ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है, और बस बॉन्ड की प्लेसमेंट का फर्क होता है, स्पेशल अरेंजमेंट का फर्क होता है। तो इनका इंपिरिकल फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, ऑल आर करेक्ट। दैट्स वाई 39, 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है। और बी क्यों है, उसमें हमारे पास HCN। अब ये HCN वाला रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 6 है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब देखें ये जब तक हमें ये बार बार आप कंसल्ट करें, नोट्स कंसल्ट करें, रीड करें, वहां से चीजों को प्रिपेयर करें, और पेपर्स करें साथ साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रिपेयर नहीं करेंगे तो जाहिर है समझ कैसे आएगा, ये करना है। और ये चीज है, देखिए अब ये मॉलिक्यूल तो दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब ये HCN का जो रिएक्शन है, अब इसको थोड़ा सा मैं इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ। हमारा जो HCN का रिएक्शन है, हमने पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो C डबल बॉन्ड O ये आ गया, और यहाँ पर CH2, ये H2 और ये OH आ गया, ये बाकी H लगा दें आप, ये स्ट्रक्चर आ गया, और ये C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और, यानी इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं। आप देखिए C डबल बॉन्ड O भी है, C डबल OH भी है, OH भी है। तो हमारा तो जो हमारा कंसर्न है, हमने अपना काम की बात हमने पिक करनी है। HCN का मतलब ये है कि ये ये आपका H और CN, ये जो CN है बीइंग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपको पता है वीक एसिड होता है, H प्लस और CN, ये हमने डिस्कस भी किया है। तो ये CN माइनस जब होगा तो C पे लोन पेयर होते हैं, ये अटैक करेगा इस कार्बन की तरफ, और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि ये बॉन्ड पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट हो जाएगा, O नेगेटिव हो बन जाएगा। ये हमने मैकेनिज्म जब हम पढ़ रहे थे बार बार ये डिस्कस कर रहे थे कि ये रिएक्शन है, कार्बोनाइल का रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें नेगेटिव आयन बनता है इंटरमीडिएट, और अगले स्टेप में जब ये O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये H प्लस इस पे लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे CN लग जाएगा, यहाँ पे OH होगा, और ये कायरल बन जाएगा, क्योंकि CN इधर, ये OH आ जाएगा, और ये C डबल OH आएगा, ये CH2OH, ये कायरल बन जाएगा। तो वो कहते हैं कायरल सेंटर इनमें है, तो इसमें होगा। और NaBH4, NaBH4 आपको पता है ये भी वही कार्बोनाइल कंपाउंड्स का है, ये H माइनस गिव्स आउट करता है, H माइनस, स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर CN माइनस लग रहा था, ये बी, ये जो सेकंड ऑप्शन है आपकी, इसमें H माइनस लगेगा, H माइनस लगेगा इसी के साथ, और जो H प्लस होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। और इफ यू लुक द फर्स्ट रिएक्शन तो आपको ये मिल जाएगा। तो मतलब ये C डबल O ये बेसिकली कीटोन के तौर पे ट्रीट होगा,
क्योंकि इसके दोनों साइड पे कार्बन है, बाकी और फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हमें उससे कोई वर्ष नहीं है, वो लगे रहें। तो सी डबल बॉन्ड ओ बेसिकली कीटोन कैटेगरी आएगी। बाकी एक चीज जो हमने लिखी है, सेकंड भी सही होगा, इसका मतलब है ये आपका बन जाएगा कार्बन। और 39 का वो कहते हैं बी करेक्ट है, वे का मतलब होगा 1 और 2। तो थर्ड नहीं है, थर्ड इसलिए नहीं है। अब इसको जरा देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आपको काफी हेल्प भी करेगा बाकी जगहों पर। ये जरा देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। LiNH4, अगर आप अपने नोट्स चेक कीजिए तो LiNH4 मैंने आपको लिखवाया भी है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस कर सकता है एल्डिहाइड को भी, कीटोन को भी, और दूसरे रिएजेंट को भी कर, दूसरे फंक्शनल ग्रुप को भी कर सकता है, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाइट्राइल है, अमाइड है। इफ यू लुक दिस, और ये कहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 में, और ये पहले ही टॉपिक है रिडक्शन का, ये वहां पे चेक कीजिए, आपको ये चीज मिल जाएगी, और ये ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। अब इसको मैं थोड़ा देखता हूँ, मॉलिक्यूल यही है आपका जो ऊपर है, ये सेम है। तो होगा क्या, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और यहाँ पे CH2, और ये ओ एच हो गया। अब LiH4 से भी H- ड्रेन आउट होगा, निकलेगा, ये यहाँ पे लगेगा, और इस पाई बॉन्ड को O पे शिफ्ट कर देगा, O- बन जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ पे H लग जाएगा। तो मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो LiH4 है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये COOH को भी रिड्यूस कर सकता है, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो सकता है LiH4 से। तो चूंकि ये तो रिएक्शन हो गया, तो हमने ये इसका ताल्लुक था चैप्टर नंबर 6 से, और चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। ये जो कार्बोक्सिल वाला पार्ट था, ये बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा ये वाला पार्ट, इसमें चेंज हो जाएगा। बाकी ये सी, ये मिड वाला, ये सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर, और इस साइड पे जो पिछला कॉपी था CH2OH। अब आप जरा गौर से देखिएगा, ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है, इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। जरा गौर से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास कायरल नहीं है, क्यों कायरल नहीं है, देखिए आप, ये कार्बन, इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ये तो डिफरेंट है। लेकिन राइट साइड पे CH2OH लगा हुआ है, ये देखिए, ये CH2OH है, और लेफ्ट साइड पे भी CH2OH है। तो सेम ग्रुप आ गए हैं। ये जो सेम ग्रुप आ गए हैं, ये कायरल नहीं है। बाकी LiH4 से रिएक्ट किसने किया है, और COOH ग्रुप जो था वो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो गया है। तो दिस दैट्स व्हाई द ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 40 में का ऑप्शन डी करेक्ट है। डी का मतलब होता है 1, 1 है, और सोडियम ब्यूटानोएट बन जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 5 ही है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, इथाइल ब्यूटानोएट है। जब इथाइल ब्यूटानोएट है, जब आप उसको करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो मैं इसको बना देता हूँ इथाइल ब्यूटानोएट। ब्यूटानोएट होते हैं 4 कार्बन, ये आपका ओ एस्टर है, ये आपका ये आ गया, और यहां से ये आ जाएगा इथाइल। अच्छा, अब देखिए, जब ये टूटेगा, हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको मैंने बताया था कि ये OH CO बॉन्ड टूट जाता है। जब CO बॉन्ड टूट जाए तो ये OH के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा, OH के दरमियान ये जो NH वाला है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारे पास होगा, ये देखिए जरा, इसका रिजल्ट हमारे पास होगा, ये C3 वैसे कॉपी हो जाएगा, H7 वैसे कॉपी हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O वैसे, और यहाँ पर O और Na लग जाएगा, ONA, यानी सोडियम ब्यूटानोएट। ये CO ग्रुप होते हैं ब्यूटानोएट,
और जो ये लेफ्ट राइट साइड वाला है इसके साथ जो ये अब ओ एच वाला जो एच है वो समझिए यहाँ पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5 और ये ओ एच बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा और साथ सॉल्ट बनेगा। इसको इफ यू लुक योर चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। बाकी देखें इसमें ये दो प्रोडक्ट्स बनेगी, इथेनॉल बनेगा और सोडियम ब्यूटानोएट बनेगा, तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेगी। तो वन ठीक है, वाटर नहीं बनता, सोडियम इथेनोएट नहीं बनता, तो 2 और 3 रॉन्ग है। तो मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह ये क्लैरिटी हो जाए, तो अब आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जब आप ये कर लेंगे तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपको बाकी क्वेश्चंस को टैकल करने में। तो विश यू गुड लक, may Allah help you. Okay, Allah Hafiz.